प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इंटरफेरेंस। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपनी यात्रा को, इंटरफेरेंस की यात्रा को और आगे बढ़ाएं। और कैसे आगे बढ़ाएं? कुछ और बेस डालते हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिक्स के बारे में कि दो ऑप्टिक्स होती है, एक होती है फिजिकल ऑप्टिक्स और एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है? जिस ऑप्टिक्स में सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है उसे बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इंटरफेरेंस आपकी फिजिकल ऑप्टिक्स है, यानी यहाँ हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। तो कैसा सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए ये भी डिस्कस कर लिया जाए। तो इंटरफेरेंस में जो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स। कैसा सोर्स होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनो मीन्स क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, वन, दैट इज मोनो, एक। क्रोमेटिक क्या है? क्रोमेटिक मीन्स कलर और वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य जिसे बोलते हैं। तो वो सोर्स ऑफ लाइट जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ होगा, एक सिंगल कलर होगा, उसे क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। द सोर्स ऑफ लाइट having single wavelength is known as क्या कहलाएगा ये? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। जिस सोर्स ऑफ लाइट में सिंगल वेवलेंथ होगी वो सोर्स ऑफ लाइट क्या कहलाएगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर या वर्ण। तो एक वर्णी स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत क्या कहलाएगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सो द सोर्स ऑफ लाइट हैविंग सिंगल कलर। और अगर ऐसे लिखा होता डाइक्रोमेटिक, source. So di means two, chromatic means पता ही है यहाँ कलर या वेवलेंथ। So the source of light having two wavelengths. The source of light having two wavelengths is known as डाइक्रोमेटिक सोर्स। जिस सोर्स ऑफ लाइट में क्या होगा? दो वेवलेंथ्स होंगे, उस सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोला जाएगा? डाइक्रोमेटिक सोर्स। अब आपके लैब में देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स रिंग्स, आगे हम पढ़ाएंगे उसको इंटरफेरेंस में। और उसमें इंटरफेरेंस होता है और उस एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स ऑफ लाइट हम यूज करते हैं वो है सोडियम लाइट। ठीक है, सोडियम वास्तव में क्या है? डाइक्रोमेटिक। तो ये क्वेश्चन यहाँ उठ जाता है कि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मैंने शुरू में ही बताया। और वहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम लाइट, जो कि कैसी लाइट है? डाइक्रोमेटिक। तो इतना बड़ा घोटाला कैसे? ठीक है, वैसे वास्तव में आइडियल चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं पाई जाएगी। जैसे हम थर्मल रेडिएशन में पढ़ते हैं
कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं पाई जाती है, आदर्श कृष्णपिंड नहीं पाया जाता है, फिर उसको मान लेते हैं। ऐसे यहाँ भी है कि सोडियम वास्तव में तो डाइक्रोमेटिक होता है। वास्तव में सोडियम में 2 वेवलेंथ होते हैं। क्या क्या? एक वेवलेंथ उसका होता है सोडियम का 5896 एंगस्ट्रॉम, जिसको D1 लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन? D1 लाइन, ठीक है। और दूसरा वेवलेंथ सोडियम का होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम D2 लाइन बोलते हैं। तो ये जो दोनों वेवलेंथ मिलता है, अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? 6 एंगस्ट्रॉम। 6 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मिलीमीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻7 मिलीमीटर, है ना। और -7 मतलब 10 लाख गुना हो गया। तो उस -7 में क्या हो जाएगा? 1/1000 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़। तो आपके स्केल जो है, जिस स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर, उसके 1 करोड़ पार्ट कर डालिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये संभव है? ये नहीं संभव है कि हम इतना छोटा डिफरेंस निकाल पाएँ। तो इस डिफरेंस को भी मेजर करना क्या है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। फिजिक्स में जो वैल्यू बहुत कम, उसे क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देते हैं। और फिर सोडियम को हम नियरली मोनोक्रोमेटिक मानते हैं। इन दोनों वेवलेंथ्स का एवरेज वेवलेंथ ले लेते हैं। वास्तव में तो ये डाइक्रोमेटिक है, लेकिन मानते क्या हैं? नियरली मोनोक्रोमेटिक। वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं, अबाउट द सोडियम लाइट। सोडियम लाइट ये वाइवा के लिए है कि सोडियम हैज इन एक्चुअल प्रैक्टिस, सोडियम हैज 2 वेवलेंथ्स in actual practice. In actual practice, sodium Na has 2 wavelengths. 2 वेवलेंथ इसमें है। कौन कौन से? λ1 = 5896 एंगस्ट्रॉम, नोन एज D1 लाइन, इसे क्या बोलते हैं हम? D1 लाइन। एंड λ2 = 5890 एंगस्ट्रॉम, नोन एज D2 लाइन। तो एक 5896 ये 6 है D1 लाइन, दूसरा 5890 D2 लाइन। अब इनमें डिफरेंस बताएंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने बिटवीन लिखा, द 2 वेवलेंथ्स λ1 - λ2 5896 - 5890 = 6 एंगस्ट्रॉम only. So this is too small, this is very small. This difference is very small. ये डिफरेंस बहुत कम है। and it cannot be measured प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। hence it is neglected, hence it is
निग्लेक्टेड एंड फिर क्या है, सोडियम इज ट्रीटेड एज नियरली मोनोक्रोमेटिक, नियरली मोनोक्रोमेटिक। Therefore, we take average of two wavelengths. Average of two wavelengths, दोनों वेवलेंथ का एवरेज लेते हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। Therefore, लैम्डा एवरेज या सोडियम का वेवलेंथ क्या होगा, जो मानते हैं हम लोग एक ही वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक के केस में, दैट विल बी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2। लैम्डा 1 इज 5896 5890 बाई 2, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आया, 5893 एंगस्ट्रॉम। तो ये सोडियम का वेवलेंथ हो गया 5893 जो लिखा मिलता है, तो वास्तव में 5893 नहीं है, ये एवरेज वेवलेंथ है जो 5896 और D1 लाइन और 5890 D2 लाइन का एवरेज है। क्यों एवरेज है, मैंने बताया कि इसमें दो वेवलेंथ है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ही कम है, वो हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब इंटरफेरेंस कराने के लिए हमने बताया था कम से कम दो सोर्स होने चाहिए पिछले लेक्चर में, और दोनों सोर्स की प्रॉपर्टीज जो है लगभग लगभग सेम होनी चाहिए, दोनों के औकात सेम होने चाहिए, और वो दोनों सोर्स जिससे लाइट निकलेगी और इंटरफेरेंस होगा उन्हें क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं, इनको आज डिफाइन कर लिया जाए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज इसे बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक वर्ड पे जोर दिया था, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। किस पे जोर दिया था, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, और बताया था कि कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का मतलब क्या है, उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर दो वेव में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हैं तो उनके एम्पलीट्यूड लगभग सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम भी हो सकते हैं, बाकी फेज डिफरेंस उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट होगा। और एग्जैक्टली सेम क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अगर दो वेव चलेंगे, इनमें अगर इतनी सारी चीज़ें सेम हैं, सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटरफेरेंस तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि दोनों के औकात सेम है। बट इसको डिफाइन कर लिया जाए कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्या। तो पहले एक लाइन में बताएंगे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, द एग्जिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू सोर्सेज कमिंग फ्रॉम सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज नोन एज कोहेरेंस। इस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, कोहेरेंस। और उन सोर्सेज को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। और अगर दो सोर्सेज के बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप पाया जाएगा तो उनमें क्या क्या सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम या नियरली सेम, फिर फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, ये सब एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज के प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए, और वो डेफिनेशन क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप between two sources
produced by same monochromatic source सोर्सेज कहाँ से प्रोड्यूस होने चाहिए? सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज नोन एज कोहेरेंस। क्या कहलाएगा वो? कोहेरेंस, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का पाया जाना। और सोर्सेज क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेज। एंड these sources are known as coherent sources। इन सोर्सेज को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो इन कोहेरेंट सोर्सेज की प्रॉपर्टीज लिख ली जाए। चलिए आप नोट करिए, तब तक मैं रफ करूं, दोनों काम चलता रहे। प्रॉपर्टीज में मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कि आपने देखा होगा इंटर में। एक सोर्स था मोनोक्रोमेटिक, यहीं से दो सोर्स जनरेट किए थे। एक S1 था, एक S2। यही S1 S2 को क्या बोले थे? कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंटेंसिटी घटती है, I प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी। यानी अगर इन दोनों से हम कंक्लूजन निकालें तो A स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर है, ये प्रोपोर्शनल 1/R। अगर R बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा, यानी R डिपेंडेंट है। तो अगर ये सोर्स S एकदम बीचों बीच में है S1 S2 से, तो यहाँ से जो लाइट पहुँच रही है, जितनी दूरी S1 की है उतनी दूरी S2 की है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे S1 S2 के। लेकिन थोड़ा सा मान लो इधर उधर हो गया, बहुत कम चांस है, तो जिधर कम होगा उधर डिस्टेंस कम होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा, जिधर दूर होगा उधर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा घटेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घटेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड में कि सेम और नियरली सेम। एकदम मिडिल में है तो एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, और थोड़ा सा डिफरेंस है तो लगभग सेम होगा। और फेज डिफरेंस में मान लो यहाँ पर लाइट पहुँच रही है S1 से और S2 से, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसके बाद तो दोनों सेम गए हैं, पाथ डिफरेंस 0 है इधर, लेकिन ये इतना पाथ डिफरेंस है, तो ये कांस्टेंट पाथ डिफरेंस रहेगा। इधर आई लाइट इधर से, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये इतना ज़्यादा चला है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस रहेगा या फेज डिफरेंस रहेगा। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, या अगर बीच मिलेंगे हम तो यहाँ 0 हो सकता है, क्योंकि जितना ये चला उतना ही ये चला, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी क्या होगा? 0, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है? 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज में चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो एम्पलीट्यूड का, जो मैंने बताया, एम्पलीट्यूड क्या है? सेम और नियरली सेम, वो कारण मैंने बता दिया। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज की प्रॉपर्टीज क्या है? कि पहली बात है दे हैव, या दे सोर्सेज हैव, हम दे हैव ही लिख रहे हैं, सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है,
एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है, नियरली सेम भी हो सकती है। और दूसरी बात, एग्जैक्टली सेम क्या होगा, अभी मैंने बताया था, दे हैव सेम, एक ही सोर्स से निकले हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वही होगी, फ्रीक्वेंसी वही है तो वेवलेंथ भी वही होगा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। और क्या सेम होगा, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड एंड सेम वेलोसिटी एंड सेम वेलोसिटी। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम is either 0 और कांस्टेंट। अगर इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो सोर्सेज क्या हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं कि फेज डिफरेंस या तो 0 है या कांस्टेंट है, बाकी उनमें इतनी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। अब एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्योंकि उसका आंसर भी मैं डिक्टेट कर दूँगा, उसको बोर्ड पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए आंसर। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, टू independent sources cannot be coherent. Why? दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्या क्वेश्चन है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों नहीं हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं क्यों, पहले बताएंगे प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज आंसर ध्यान से सुनेंगे कि द कोहेरेंट सोर्सेज हैव सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, सेम टाइम पीरियड एंड ए कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। और ये प्रॉपर्टीज तभी मिलेंगी जब क्या है, सबका मालिक एक, वो एक ही सोर्स से डिराइव्ड होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जो कोहेरेंट सोर्सेज की हैं वो तभी मिलेंगी जब क्या होगा, दोनों एक ही सोर्स से डिराइव्ड होंगे। इसलिए अगर दो अलग अलग सोर्स हैं तो ना तो उनके एम्पलीट्यूड मैच करेंगे, इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा, वेवलेंथ दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, वेवलेंथ अलग तो फ्रीक्वेंसी वगैरह वेलोसिटी वगैरह सब अलग अलग, दोनों का वाइब्रेशन अलग होगा, तो फेज भी वो कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप में नहीं रह जाएगा, कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही सोर्स से जनरेटेड हों। दोनों सोर्स क्या हों, अभी हम फिगर बनाए थे कि एक ही सोर्स से दोनों S1 S2 जनरेटेड हैं, AS है, तभी दोनों की सारी चीज़ें सेम होंगी। तो चलिए मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। द कोहेरेंट सोर्सेज हैव, जल्दी से, द कोहेरेंट सोर्सेज हैव ये सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स, सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स, कॉमा, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम टाइम पीरियड, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी
and same velocity and a constant phase relationship and a constant phase relationship. It is possible only when they are derived from same monochromatic source. Only when they are derived from same monochromatic source. Hence two independent sources cannot be coherent. इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हुए तो इनके स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस अलग अलग होंगे, फेज डिफरेंस चेंज हो जाएंगे, लाइट अलग अलग सोर्स से निकल रही है तो वेवलेंथ अलग हो जाएगा, दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी अलग होगी तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी। अगर मैच नहीं करेंगी तो कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, और कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है तो कोहेरेंट सोर्स होगा कैसे? तो कोहेरेंट सोर्स कब होगा? जब सबका मालिक एक, मतलब दोनों एक ही सोर्स से डिराइव्ड हों। तो बस आज की सभा यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब इंटरफेरेंस का डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।